गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे आपको विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। और ये देखेंगे आप इसमें कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, विस्थापन धारा की। देखिए, इसमें विस्थापन धारा को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो नियमों का जिक्र कर रहा हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक तो आपका एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर का परपथीय नियम आपने जब पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था, क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जैसे यह है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, बंद पथ द्वारा घिरी धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। इसको पूरे सही ढंग से कहिए कि किसी परिपथ के अनुदिश या किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरी धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ठीक है, अब ये एम्पियर का परपथीय नियम है। इस नियम को सन 1864 में मैक्सवेल ने उस पे लगाया, किस पे, संधारित्र वाले परिपथ पे लगाया। कि सन 1864 में एम्पियर के परपथीय नियम को मैक्सवेल ने संधारित्र वाले परिपथ पे जब इसको लागू किया तो ये पाया कि ये नियम वहां पर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इस नियम का वहां पर उल्लंघन हो रहा है। कैसे, देखिए इसको। संधारित्र में क्या होगा, जैसे संधारित्र है, इसमें दो प्लेटें होंगी ए और बी। ये चालक धातु से बनी होंगी, चालक पदार्थों से बनी होंगी। तो ये एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें ए और बी। इन प्लेटों पे क्या होता है, आवेश जमा होता है। एक पे धनावेश तो एक पे उतना ही ऋणावेश जमा होता है। ये आपने पढ़ा था संधारित्र में। ठीक है, तो एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें ए और बी है, और इस संधारित्र को एक बैटरी के द्वारा आवेशित किया रहा है। ये बैटरी है, ये आपकी कुंजी है। इस बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होगी जब, तो ये धारा क्या है, माना किसी समय इसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, तो आई धारा बहने से आई धारा किस पाएगी, इसकी पहली प्लेट पाएगी, तो इसकी पहली प्लेट में आवेश जमा होगा और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट में भी उतना ही ऋणावेश जमा होगा। अगर माना इस पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश आएगा तो इस दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश आएगा। ठीक है ना, आपने ऐसा पढ़ा था संधारित्र को इस प्रकार से दिखाया था। ये प्लस क्यू आवेश दिखाया था आपने इस पे, और इस पे माइनस क्यू आवेश दिखाया था। ठीक है, इसको आप ए प्लेट तो इसको आप बी प्लेट करें। ये संधारित्र का चिन्ह था। ठीक है, कैपेसिटर जिसको आप कह रहे थे। अब यहां पर तो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किससे करेंगे, विद्युत धारा के द्वारा। तो यहां पर इस संधारित्र को एक बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा आई के द्वारा आवेशित किया जा रहा है। तो मैक्सवेल ने जब इस पे एम्पियर का परपथीय नियम अप्लाई किया तो ये पाया यहां पर सही नहीं है ये नियम लग रहा। कैसे, उन्होंने क्या किया, एम्पियर का परपथीय नियम लगता है किसी बंद पथ पे, क्लोज कर्व पे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो ये पहली प्लेट है, इस प्लेट के दोनों तरफ दो बंद पथ बना दिए। ये देखिए, एक बंद पथ ये है, इस बंद पथ को नाम दे दिया S1 पथ, और एक बंद पथ इस प्लेट के दाईं तरफ बना दिया, इसको नाम दिया S2 पथ। ठीक है, अब इस पहले S1 पथ पे उन्होंने जो है किरचॉफ, ये मैक्सवेल ने एम्पियर का परपथीय नियम लागू किया। ठीक है, क्या है एम्पियर का परपथीय नियम, कि किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ ये दिखा रखा है, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी धारा के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। तो लगाइए S1 पथ पे। तो S1 पथ पर अगर हम इस नियम को लगाएं तो उसमें नियम क्या आ रहा है, यहां पर लिख देंगे इंटीग्रेशन अराउंड S1 पाथ, और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको ऐसे लिखेंगे बराबर म्यू जीरो गुना गया इस पथ द्वारा घिरी धारा। तो मैंने यहां पर ये दिखाया कि बैटरी के द्वारा यहां पर धारा कितनी आ रही है, आई। तो इस पथ के द्वारा ये तार घिरा हुआ है, ये जो पथ है, ये S1 पथ, ये S1 पथ इस तार को घिर रहा है। ठीक है ना, इस तार को ये S1 पथ घिर रहा है, ये बंद पथ। ठीक है, और ये जो S1 S2 पथ है, एक बात और, ये S1 S2 जो बंद पथ है, ये इन प्लेटों के समांतर है। जैसे ये
प्लेट ये है तो इसके समांतर ये S1 बंद पथ और ये S2 भी बंद पथ इन प्लेटों के समांतर है। ठीक है, एक बंद पथ है, एक बंद पथ है, तो ये इन प्लेटों के समांतर है। ठीक हो गया। अब इस S1 पथ द्वारा गिरी धारा कितनी होगी? ये I धारा आई तो ये I धारा यहां भी जाएगी। ठीक है ना, तो इस बंद पथ S1 बंद पथ द्वारा गिरी धारा कितनी हो जाएगी? I। ठीक हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। तो S1 बंद पथ के लिए एम्पियर का परपथीय नियम क्या आ गया? इंटीग्रेशन D डॉट dl, इंटीग्रेशन D dl क्या दीजिए बराबर म्यू 0 I, इसमें I धारा बह रही है। अब इसी प्रकार से द्वितीय बंद पथ के लिए S2 बंद पथ के लिए इस बंद पथ में भी एम्पियर का परपथीय नियम लगाइए। तो इस ये वाला, ये जो दाईं तरफ है, इसमें एम्पियर का परपथीय नियम क्या आएगा कि इंटीग्रेशन अलोंग S2 पाथ, ये S1 के लिए लगाई, S2 के लिए लगाई। ठीक है ना, इससे पता हो जाएगा S1 क्लियर या S2 क्लियर। क्या? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन D dl इक्वल टू क्या? म्यू 0 गुणा गया बंद पथ द्वारा गिरी धारा। अब ये जो बंद पथ है, इस बंद पथ में इन दोनों, ये क्या है? बंद पथ, ये इन दोनों प्लेटों के बीच का हिस्सा है। संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई धारा नहीं बहती है आवेश वाहकों के कारण। आपने जब संधारित्र में पढ़ा था तो संधारित्र में आपने ये पढ़ा था सिर्फ कि इस तार से धारा आई, इस धारा ने इस प्लेट को धनावेशित किया, अब प्रेरण के कारण उतना ही ऋणावेश इस दूसरी प्लेट पे अंदर वाली सतह पे आ गया। ठीक है, परंतु इन दोनों प्लेटों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या आवेश वाहकों के द्वारा इन दोनों प्लेटों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच क्या स्थित होता है? या तो निर्वात या वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ, कुछ अलग माध्यम। ठीक है, यहां अंदर तो आवेश वाहक होते नहीं है, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच आवेश वाहक के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहां पर तो क्या हुआ? धारा प्रवाहित है, यहां पर धारा, इस S2 पथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना, तो S2 पथ के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन B dl इक्वल टू म्यू 0 इंटू 0, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा? म्यू 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ गया? समझ गए इसको? अब यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 में इनके दाएं पक्ष बराबर नहीं है। यहां दाएं पक्ष क्या? म्यू 0 आई, यहां क्या है? 0, परंतु इनके बाएं पक्ष बराबर हैं। बराबर कैसे हैं? क्यों बराबर है? ये होता क्या है कि ये जो यहां पर बंद पथ है, ये बंद पथ एक दूसरे के बहुत नजदीक है। तो ये इतने नजदीक हैं कि जितना चुंबकीय क्षेत्र इस वाले पथ में उत्पन्न होता है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहां भी उत्पन्न होता है। एक चीज याद रखें हमेशा, संधारित्र की प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु आवेश वाहकों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि आपने पढ़ा है धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये पढ़ा था ना। यहां तो कोई आवेश वाहक के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, परंतु यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस वाले बंद पथ में भी और इस वाले बंद पथ में भी। और दोनों बंद पथ अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान होता है। तो इसका अर्थ है कि S1 और S2, S1 और S2, S1 एवं S2 इन बंद पथों में जो ये वाला पोर्शन है इंटीग्रेशन B dl along क्लोज कर्व S1 बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और S2 बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये दोनों बराबर होते हैं। वहां इन दोनों के मान क्या आते हैं? बराबर। इन दोनों बंद पथों के लिए इंटीग्रेशन B dl दोनों बंद पथों के लिए क्या आ रहा है? बराबर। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या निष्कर्ष आया? 1, 2 और 3 से कि S1 S2 बंद पथों के लिए ये दोनों, ये बाएं पक्ष तो क्या है? बराबर है, परंतु इनके दाएं पक्ष क्या नहीं है? बराबर नहीं है। अर्थात ये यहां पर एक असामान्य घटना हो गई कि इन दोनों बंद पथों के लिए इंटीग्रेशन B dl तो बराबर आ रहा है, ये तो बराबर है, परंतु दाएं से बराबर नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन दोनों बंद पथों में
एम्पियर का परपथीय नियम का उल्लंघन हो रहा है। एम्पियर के परपथीय नियम का मान जितना यहां आ रहा है S1 में, उतना यहां S2 में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन BDL का मान S1 में कितना आ रहा है, μ0I, और S2 में कितना आ रहा है, 0। जबकि बराबर आने चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर थे तो ये भी बराबर होने चाहते हैं, जो कि बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि S1 S2 बंद पथों में एम्पियर के परपथीय नियम का उल्लंघन हो रहा है, पूर्ण उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक घटना और पाई उन्होंने, मैक्सवेल ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, इस घटना का एम्पियर के उसका किरचॉफ के प्रथम नियम का आभासी उल्लंघन। एक तो ये घटना देखी उन्होंने, किसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरा कौन सी घटना, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं भाई। प्रथम नियम का आभासी उल्लंघन, आभासी उल्लंघन। दूसरी एक घटना देखिए। अब वो घटना कैसे समझाएंगे हम, उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर बनाए थे चित्र। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ए और बी, और इसमें बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो ये दो प्लेटें संधारित्र की ए और बी, यहां पर ये बिंदु मान लीजिए P1 बिंदु और ये मान लीजिए P2 बिंदु। ठीक हो गया। आप P1 बिंदु पे किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है भाई, कि किसी संधि पर, किसी परिपथ में, किसी संधि पर यानी किसी बिंदु पर आने वाली, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग उससे बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या तो ऐसा कह दीजिए, या ये कह दीजिए किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है ना। और ये नियम आवेश संरक्षण के नियम का पर आधारित है। ये नियम क्या है, ये आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम, कि यानी जितने आवेश इस बिंदु की ओर आएंगे उतने आवेश इस बिंदु से बाहर भी जाएंगे। आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। वो नियम, आवेश संरक्षण का नियम पूरी तरह से सत्य है। तो यहां पर भी उसको अप्लाई होना चाहिए था, किरचॉफ के प्रथम नियम पे को भी अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो भी आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को यहाँ पर अप्लाई कीजिए P1 पर। तो देखिए P1 की ओर कौन सी धारा आ रही है, I धारा। तो इससे बाहर कौन सी धारा निकल रही है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इन संधारित्र की इन प्लेटों के बीच कोई धारा, आवेश वाहकों के कारण कोई धारा बहती नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन या अन्य आवेश वाहकों के कारण यहाँ पर कोई धारा नहीं बहती है। तो यहाँ पर P1 पर क्या हो रहा है, P1 व P2 पर, ऐसे P2 पे देखिए, P2 बिंदु पर बाहर निकलने वाली धारा क्या है, I, परंतु P2 की ओर आने वाली धारा क्या लग रही है, कोई धारा है नहीं, 0। तो यानी P2 की तरफ धारा 0 आ रही है, इससे धारा कितनी निकल रही है, I। ऐसा तो संभव है नहीं कि यहाँ कोई आवेश ही ना आए और यहाँ से आवेश बाहर निकल जाए। और जब आवेश देंगे तब तो आवेश बाहर आएगा। तो P1 और P2 पर किरचॉफ के प्रथम नियम का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे P1 की तरफ I धारा तो आ रही है, परंतु P1 से बाहर कोई धारा नहीं निकल रही। ठीक है। यानी P1 पर भी किरचॉफ के प्रथम नियम का उल्लंघन हुआ, और P2 पर की तरफ कोई धारा नहीं आई, और P2 से बाहर I धारा आई। तो P2 में भी किरचॉफ के प्रथम नियम का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है। आप कंबाइंड में देखिए कि P1 की तरफ I धारा आई, अब P2 से I धारा बाहर निकल गई। यहां पर तो ठीक है कि इस संधारित्र पे कंबाइंड में I धारा दी गई और I धारा बाहर निकली, पर इनके बीच धारा गई कहां, तो यहां पर किरचॉफ के प्रथम नियम का आभासी उल्लंघन का प्रतीत हो रहा है। तो तब यहां पर मैक्सवेल ने यह कहा कि एम्पियर का परपथीय नियम हो, चाहे किरचॉफ का संधि नियम हो या प्रथम नियम हो, इनमें जो है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई धारा क्या है, मिसिंग है। जैसे यहां पर हम कह रहे कोई धारा नहीं है S2 वाले बंद पथ में, या यहां पर भी कोई धारा P1 से बाहर नहीं निकल रही है। तो उन्होंने कहा यहां पर कोई ना कोई धारा क्या है, अनुपस्थित है,
और ये धारा आवेश वाहकों के कारण नहीं होनी चाहिए, ये किसी अन्य कारण से ये धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो मैक्सवेल ने कहा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो यहाँ पर कुचालक माध्यम है या निर्वात है या वायु है, यहां भी कोई ना कोई धारा अवश्य होनी चाहिए, और ये धारा आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न नहीं हुई होगी, ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, जो ये तारों में जो धारा बह रही है, इन तारों में धातुक तारों में जो धारा बह रही है, ये धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है। इस धारा को कहते हैं चालन धारा, जबकि इन प्लेटों के बीच चालन धारा नहीं बह रही है, क्योंकि यहां आवेश वाहक है ही नहीं। तो मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर इन प्लेटों के बीच कोई ना कोई धारा अनुपस्थित दिखाई गई है, ये धारा यहां पर कोई ना कोई धारा यहां पर मिसिंग है, यहां पर कोई ना कोई धारा अवश्य होनी चाहिए, जिसको हम करंट नहीं है, पर यहां पर कोई ना कोई धारा अवश्य होगी, जिसको उस समय तक ज्ञात नहीं पाया गया। ठीक है, तो तब वहां पर मैक्सवेल ने उस धारा को कहा विस्थापन धारा। ठीक है, अब वो विस्थापन धारा का तब उसके लिए सूत्र की डेरिवेशन की गई। तो देखिए सूत्र कैसे निकालेंगे विस्थापन धारा के लिए। हम यहां पर संधारित्र की प्लेटें देख रहे हैं, ये दो संधारित्र की प्लेटों पर माना किसी क्षण इस पे कितना आवेश है +q और इस पे कितना आवेश है -q। होता क्या है, लगातार यहां पर इस आवेश की मात्रा लगातार क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है ना, तो समय के साथ साथ यहां पर इन प्लेटों पर आवेश की मात्रा लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे जैसे यहां धारा प्रवाहित होती है वैसे वैसे इन पे आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती है। तो यानी आवेश लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, और इन दोनों प्लेटों के बीच यहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होता है। ठीक है, माना इन दोनों प्लेटों पर क्योंकि आवेश जमा है, तो इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, माना इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। ठीक हो गया, हमने यहां पर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या मान लिया, कैपिटल ए मान। ठीक हो गया ना। अब यहां पर निकालिए संधारित्र की प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा भाई, कितना मान रखा हमने पृष्ठ आवेश घनत्व। मैं अब उसके लिए डेरिवेशन कर रहा हूं विस्थापन धारा के लिए। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व है माना सिग्मा, इसका सूत्र क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। इस प्लेट पे आवेश कितना है, q आवेश। ठीक है, माना ये है प्लेट, इस पे q आवेश है और इसका क्षेत्रफल क्या है, a। तो आवेश बटे क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी है, इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपने पढ़ा था। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो यहां पर माध्यम होगा उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान ये दे रखा है, रखिए इस मान को, E बराबर सिग्मा का मान यहां से रखिए, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, और ये एप्सिलॉन 0 भी है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक हो गया ना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज, क्योंकि यहां पर आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, लगातार धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इस पे आवेश की मात्रा लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो आवेश समय पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इसलिए हम यहां पर इस आवेश का क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, ऐसे कि d/dt ऑफ q अवकलन, इसका अर्थ क्या होता है, q का t के सापेक्ष अवकलन या आवेश का समय के साथ सापेक्ष अवकलन, या इसका एक मीनिंग और है, आवेश के समय के साथ परिवर्तन की दर। वाकई में आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो जब ये इसके साथ परिवर्तित हो रहा है तो इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दूसरा, ये वैद्युत क्षेत्र भी समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, क्योंकि आवेश परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर E और Q दोनों का हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करिए इसको d/dt ऑफ E, और यहां भी क्या करेंगे, d/dt ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन 0a। इसका नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा एप्सिलॉन 0a, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों, जो कांस्टेंट होते हैं उनका अवकलन 0 होता है, उसको नहीं करेंगे। अब इसका अवकलन कितना आएगा, इसको
वैद्युत क्षेत्र का समय के सापेक्ष अवकलन, इसको ऐसा लिख देंगे dE बाई dt, इस प्रकार से प्रकट करेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मान सकते हैं इनटू में 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 a, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 a इंटू dq बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये dq बाई dt। dq बाई dt का मतलब क्या है, q का t के सापेक्ष अवकलन या q के t के साथ बदलने की दर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, यहां से इसका मान निकालिए भाई, इस dq बाई dt का, तो dq बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq बाई dt, ये बराबर आ जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 है यहां जाएगा। ठीक है, इसको यहां लाइए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a और dE बाई dt। ठीक हो गया, तो यहां पर अब आपके पास सूत्र आ चुका है। ये किस चीज का सूत्र है भाई, आवेश के समय के साथ परिवर्तन की दर या आवेश परिवर्तन की दर। आवेश परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, धारा। ये क्या है, धारा। तो ये एक प्रकार की धारा है, यही धारा विस्थापन धारा कहलाई। ठीक है, ये धारा क्या कहलाई, विस्थापन धारा, और इसको दर्शाया गया आई डी से। ये dq बाई dt को क्या रखा गया, आई डी लिख दिया। तब जो है, जो ये सूत्र है, सूत्र क्या कहलाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हमारा या 4 जो भी था समीकरण 3 में, इसको लिख दिया आई डी यानी विस्थापन धारा। विस्थापन धारा आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 a dE अपॉन dt। ठीक हो गया, यहां पर ये क्या है, प्रकट करा d अपॉन dt, वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन की दर। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है। अब देखिए इसको, विस्थापन धारा की परिभाषा, विस्थापन धारा का सूत्र यह है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, वो धारा विस्थापन धारा कहलाती है। ये धारा निर्वात में भी बह सकती है, ये धारा कुचालक माध्यम में बह सकती है, वायु में भी बह सकती है, और परंतु धातुओं में इस धारा का मान बहुत कम होता है, नगण्य। ठीक है, और ये जो धारा होती है, ये आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित नहीं होती है। ठीक हो गया ना, आवेश वाहकों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है क्या धारा, चालन धारा। ये धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, आवेश वाहकों के कारण, आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, चालन धारा। ठीक है ना, ऐसी धारा को हम प्रकट करते हैं आई सी से, और विस्थापन धारा किससे प्रकट करते हैं, आई डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इस वो क्या हो गया, विस्थापन धारा हो गया, और कंडक्शन करंट क्या हो गया, चालन धारा हो गया। चालन धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन या धनायन ऋणायन इनके कारण बहेगी, या होल टोटल के द्वारा बहेगी। ठीक है, आवेश वाहकों के द्वारा। जबकि विस्थापन धारा किससे बहेगी, वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाएगी। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कुचालक या वायु या निर्वात है, यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, विस्थापन धारा है। और इन प्लेटों से बाहर जो तार है, इन तारों में क्योंकि धातुओं के हैं, इनमें बहने वाली धारा क्या है, चालन धारा। तो विस्थापन धारा की खोज के बाद एम्पीयर का परपथीय नियम और किरचॉफ के प्रथम नियम का जो आभासी उल्लंघन था, ये समस्या पूरी तरह से सुलझ गई थी। ठीक है ना, अगले टॉपिक में हम ये पढ़ाएंगे कि विस्थापन धारा के द्वारा उन नियमों में क्या परिवर्तन किया है। ठीक हो गया ना, क्या संशोधन किया है। थैंक यू।